प्यारे छात्रों, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी अपने जीवन में सदा खुश रहें तथा अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, हमारी ओर से ये शुभकामनाएं हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अभी तक हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर के 4 वीडियो अपलोड किए हैं और ये 5वीं वीडियोज होगी तथा इस वीडियो में हम 3 फेज इंडक्शन मोटर के टॉर्क के संबंध में आपको बतलाएंगे। अब देखिए, 3 फेज इंडक्शन मोटर जो टॉर्क है वो 2 टॉर्क हमारे सामने उपस्थित होगा। एक को कहते हैं हम स्टार्टिंग टॉर्क, दूसरे को कहते हैं रनिंग टॉर्क। और स्टार्टिंग टॉर्क में भी मैक्सिमम टॉर्क किस कंडीशन में होगा, यानी अधिकतम टॉर्क किस कंडीशन में होगा, और रनिंग टॉर्क में भी अधिकतम रनिंग टॉर्क का कंडीशन क्या होगा और यह किस पर निर्भर करता है, इस संबंध में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। छात्रों, आप देखिए ITI लेवल पर हमें डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ मैं शॉर्ट में बताऊंगा ताकि आप आसानी से इसको याद कर सकें, क्योंकि डेरिवेशन से कोई आपको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा मैथमेटिकल बहुत ज़्यादा टर्म के लिए। तो इसलिए मैं यहाँ आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आप टॉर्क से संबंधित सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, बस बेसिक थोड़ा सा देख लीजिए और इसके बाद क्या क्या क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा और कैसे आप इसका सरल से आंसर दे पाएंगे, सारी चीज़ को समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे जो वीडियो अपलोड हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले चर्चा करते हैं DC मोटर में। क्योंकि आपने DC मोटर पढ़ लिया है, पिछला वीडियो जो आप देखे होंगे DC मोटर का, तो आप देखे थे कि टॉर्क जो होता है क्या होता है, समानुपाती होता है किसका, फ्लक्स का और आर्मेचर करंट का। एक आप पढ़े हम लोग DC मोटर में आप पढ़े हैं, याद होगा भाई। टॉर्क किस पर निर्भर करता है, फ्लक्स पर निर्भर करता है और आर्मेचर करंट पर निर्भर करता है। अब यहाँ देखिए, जब 3 फेज इंडक्शन मोटर आ गया हमारा, तो टॉर्क किस पर निर्भर करेगा, क्योंकि यहाँ क्या है, टॉर्क जो निर्भर करेगा स्टूडेंट्स किस पर निर्भर करेगा, फ्लक्स तो होगा ही। और यहाँ स्टेटर और रोटर है, वहाँ था स्टेटर और आर्मेचर, यहाँ आर्मेचर के बदले क्या है, रोटर है। और जो स्टेटर फ्लक्स है और रोटर फ्लक्स है दोनों समान होता है, फ्लक्स तो हो ही गया। लेकिन स्टेटर के करंट पर निर्भर नहीं करेगा, रोटर के करंट पर निर्भर करेगा। और रोटर करंट को हम कहते हैं I2। अभी इक्विवेलेंट सर्किट भी हम देखेंगे। I1 क्या था हमारा, स्टेटर पर करंट था। जब हमने पढ़ा है 3 फेज इंडक्शन मोटर में कि जब हम सप्लाई देते हैं स्टेटर पर 3 फेज, तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्राप्त होता है। और वही फ्लक्स क्या होता है, रोटर पर आता है, जिस तरह से ट्रांसफार्मर में आता था। यानी स्टेटर क्या था हमारा, ट्रांसफार्मर जैसा प्राइमरी वाइंडिंग था, और रोटर क्या था, सेकेंडरी वाइंडिंग था ट्रांसफार्मर जैसा। इसीलिए हम I2 लिखते हैं रोटर करंट को। और जब DC मोटर था तो DC में क्या है, पावर फैक्टर नहीं था, कॉस का मान नहीं था। कॉस का मान क्या था, हमेशा 0 था, एंगल नहीं था हमारा, तो 0 कॉस 0 का मान 1 होता था। इसलिए 1 हम साइलेंट रखते थे, कॉस फाई नहीं मान रखते थे। लेकिन यहाँ क्या है, AC है, तो AC में पावर फैक्टर भी होगा, तो क्या होगा हमारा, कॉस फाई होगा, यानी कुछ ना कुछ एंगल भी होगा। तो फॉर्मूला तो वही है स्टूडेंट्स। अब इसी को दूसरे तरीके से ड्राइव किया गया, अर्थात पहला क्वेश्चन ये उठता है कि ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि टॉर्क प्रोपोर्शनल किसके है, फ्लक्स के है, और रोटर करंट के है, और किस पर है, पावर फैक्टर पर है। पावर फैक्टर का मान कॉस फाई है। और AC का पावर फैक्टर हम पहले से जानते हैं क्या होता है, 0 से 1 के बीच में वेरी करता है, तो पावर फैक्टर कुछ भी हो सकता है। ये तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला तो ये हो गया, जबकि DC में हमारा क्या था, कॉस का मान हमेशा 0 था और कॉस 0 का मान 1 होता है। इसलिए इसको साइलेंट हम रखते थे। हम कहते थे कि DC में क्या होता है कि टॉर्क तो निर्भर करता है किस पर, फ्लक्स और आर्मेचर करंट पर निर्भर करता है। फ्लक्स यहाँ पर भी है, स्टेटर फ्लक्स और रोटर फ्लक्स में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इसके करंट में अंतर होता है। इसलिए हम
रोटर के करंट पर निर्भर करता है, इसलिए इसको हम I2 लिख दिए। तो एक तो यहाँ से ये पूछा जा सकता है आपको कि जो टॉर्क होता है किस पर निर्भर करता है, तो एक फ्लक्स पर निर्भर करता है और रोटर करंट पर निर्भर करता है और पावर फैक्टर पर निर्भर करता है। एक चीज़ आप यहाँ से देखें। फिर इसके साथ साथ जब इसको आगे हम डिफाइन करते हैं तो एक फार्मूला आपको मिलेगा। फार्मूला डिफाइन नहीं कर रहे हैं, सीधे फार्मूला लिख दे रहे हैं आपको, क्योंकि डिफाइन करने से कोई मतलब नहीं है आपके ITI में। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अब देखिए फ्लक्स जो होता है एक तरह से आप देखेंगे तो फ्लक्स क्या होता है, जो E2 होता है प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स होता है, यानी जितना फ्लक्स हमारा आएगा उसके समानुपाती ही क्या होगा, रोटर का EMF होगा। इसीलिए सीधे फार्मूला हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एक K कांस्टेंट है स्टार्टिंग टॉर्क का फार्मूला, और E2 स्क्वायर और R2, ठीक है, अपॉन R2 स्क्वायर अपॉन F2 स्क्वायर। ये अगर सॉल्व करेंगे आप तो R/Z जो cos फाई होता है उसके अनुसार ही आता है। Z जो इम्पिडेंस होता है क्या होता है आप जानते होंगे, Z बराबर क्या होता है, इसी थ्योरी में पढ़े हैं, R स्क्वायर प्लस रिएक्टेंस का स्क्वायर। तो उसी से ये आ गया। आपको यही याद रखना है, ये चीज़ आप याद रखिएगा और यहीं से सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। यहाँ क्या है, K कांस्टेंट है और फ्लक्स क्या है। अब यहाँ फ्लक्स E2 स्क्वायर इस लिख दिए कि हम फ्लक्स को ही इसमें कन्वर्ट कर दिए हैं, या यहाँ अगर E2 नहीं लिखेंगे तो फ्लक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। E2 ना लिखें तो फ्लक्स भी लिख सकते हैं, अगर E2 लिखेंगे तो फ्लक्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों समानुपाती होता है इसलिए E2 स्क्वायर लिख दिया गया। E2 क्या है, रोटर पर EMF है, और R2 क्या है, रोटर का रेजिस्टेंस है। क्योंकि एक चीज़ और आपको इसमें समझाएंगे, पहले इसको बता लेते हैं। और ये क्या है, इम्पिडेंस का मान है, रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का मान है। तो देखिए मुख्य रूप से क्या होता है, ये सारी चीज़ तो कांस्टेंट होते हैं, बदलता क्या है आपका, इंडक्टेंस बदलता है। कैसे बदलता है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि रोटर फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग में कितना होता है, स्टार्टिंग में सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, और रोटर फ्रीक्वेंसी इंटू S इंटू F होता है, स्लिप इंटू F होता है। क्या होता है जनरली, ये स्लिप पर निर्भर करता है, ठीक है। तो दो चीज़ अब आपको यहाँ से आएगा क्वेश्चन। एक तो आएगा क्वेश्चन कि स्टार्टिंग टॉर्क किस पर निर्भर करता है, तो हमने पहला फार्मूला लिखा था। दूसरा फार्मूला के अनुसार क्या होगा, रोटर करंट, रोटर EMF और इम्पिडेंस पर निर्भर करता है, ठीक है, इस फार्मूला के अनुसार। और स्टार्टिंग टॉर्क में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। स्टार्टिंग टॉर्क में आएगा इसलिए कि स्लिप का मान जो होता है बहुत अधिक होता है, 1 के बराबर होता है। हम पिछला वीडियो में आप देख लीजिएगा स्लिप किस तरह से हमने व्यक्त किया था कि स्लिप क्या होता है, 100% होता है, जो रिलेटिव मोशन से हम लोग ने ज्ञात किया था। तो इसलिए आप सबसे बढ़िया ये नोट कर लीजिए, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि स्टार्टिंग टॉर्क और स्लिप का संबंध जो पूछेगा वो क्या होता है। स्टार्टिंग टॉर्क में एंटी प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, एंटी प्रोपोर्शनल होता है, याद कर लीजिएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि स्लिप का मान अगर जितना अधिक होगा स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, उतना ही कम होगा स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है। इसीलिए 3 फेज इंडक्शन मोटर का कहा जाता है कि स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है और स्लिप रिंग का ज़्यादा होता है। एक कंडीशन ये हो गया, एक कंडीशन वो हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा आपसे कि स्टार्टिंग टॉर्क कब सबसे अधिक होगा, क्या लिखेगा आप लिख लीजिए हेडिंग में, मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क कब होगा या अधिकतम, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क कितना कब होगा, जब रोटर रिएक्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस और रोटर रिएक्टेंस का क्या हो, मान बराबर हो, ठीक है। ये चीज़ आपको आएगा। तो इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन बार पूछेगा या तो फॉर्मूला पूछ देगा कि निम्न में से, क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि निम्न में से कौन स्टार्टिंग टॉर्क अधिकतम उत्पन्न करेगा, R2 बराबर X2, R2 बराबर हाफ X2, ऐसे करके जो भी कुछ दे दे, या लिख दे कि रोटर रेजिस्टेंस का मान क्या हो, रोटर रिएक्टेंस के बराबर हो। ये क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम होगा, ठीक ना। ऐसा क्यों होगा,
क्योंकि जब रोटर का रेजिस्टेंस तथा रिएक्टेंस दोनों समान होगा तो स्टार्टिंग के समय रोटर में अधिकतम टॉर्क उत्पन्न होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी पर क्या करता है, एक्सेल का मान निर्भर करता है, आप जानते होंगे एक्सेल बराबर क्या होता है 2πfl होता है, ठीक है। यानी फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ने घटने से क्या होगा, रिएक्टेंस का मान कम होगा। तो जब मोटर चलेगा तो क्या होगा, हम जानते हैं कि एफ का मान क्या होता है फ्रीक्वेंसी का, रोटर फ्रीक्वेंसी का मान कम होता है। अब इससे कम होगा तो रिएक्टेंस का मान भी कम हो जाएगा, तो इसलिए टॉर्क वहाँ क्या हो जाता है, कम होने लगता है स्टार्टिंग टॉर्क में। तो इसीलिए यहाँ पर इस पर निर्भर करता है। तो आप दो कंडीशन याद रखेंगे, एक तो जब मैंने क्या लिखा है कि स्टार्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, तो E2 स्क्वायर के E2 स्क्वायर इंटू R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर यानी रिएक्टेंस का स्क्वायर, या यहाँ के E2 ना लिख के क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स लिख सकते हैं। फ्लक्स जब लिखेंगे तो E2 लिखेंगे और R2 लिखेंगे, ये क्या है, ये R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, दोनों में से कोई भी एक लिखा जा सकता है। चलिए अब देखिए आगे हम देखते हैं वोल्टेज से संबंधित, ये स्टार्टिंग टॉर्क का वोल्टेज से क्या संबंध है या ईएमएफ से क्या संबंध है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग टॉर्क में वोल्टेज से संबंध जो है लिख लीजिएगा, स्टार्टिंग टॉर्क और वोल्टेज का फॉर्मूला E2 स्क्वायर या V2 स्क्वायर, यानी रोटर का ईएमएफ के स्क्वायर के समानुपाती होता है या वोल्टेज के समानुपाती होता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपको कि अगर स्टार्टिंग टॉर्क का मान क्या होगा जब सप्लाई वोल्टेज कर रहे हैं, रोटर वोल्टेज का मान क्या हो जाए 4 गुना हो जाए तो क्या हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा, या ईएमएफ का क्या होगा 16 गुना हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, रनिंग टॉर्क क्या होता है, अभी हम स्टार्टिंग टॉर्क की बात कर रहे थे, अब आता है आपको रनिंग टॉर्क की बात। रनिंग टॉर्क में रनिंग टॉर्क क्या होगा, जब मोटर जब चलने लगेगा तो उसको हम कहते हैं रनिंग टॉर्क, ठीक है। और रनिंग टॉर्क में फॉर्मूला जो होगा स्लिप पर निर्भर करेगा, स्लिप का मान क्या होगा रनिंग में कम होगा, R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस, अब यहाँ क्या है स्लिप है, स्लिप इनटू रोटर रिएक्टेंस, यानी बाकी सब तो कांस्टेंट ही है, सिर्फ स्लिप का चेंजिंग आ रहा है। क्या हो रहा है, स्लिप का चेंजिंग आ रहा है। इसलिए स्लिप वहाँ क्या था, स्टार्टिंग में स्लिप का जो मान था, हम ध्यान रखिएगा यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चे को, स्टार्टिंग में स्लिप का एंटी प्रोपोर्शनल था, जबकि रनिंग में क्या होगा प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा। देखिए नीचे आ गया, वहाँ क्या था ऊपर था। तो अब इस चीज़ का रनिंग टॉर्क जो होता है स्लिप के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना स्लिप का मान बढ़ेगा उतना ही क्या होगा रनिंग टॉर्क का मान अधिक होगा, है ना। रनिंग टॉर्क का मान अधिक होगा। और मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, पहले से हम जान चुके थे कि जब R2 का मान X2 के मान से ज़्यादा होगा तो मैक्सिमम टॉर्क होगा, और यहाँ स्लिप भी जुड़ गया तो मैक्सिमम जो टॉर्क होगा स्टैंड कंडीशन पर रनिंग मैक्सिमम टॉर्क जो होगा क्या होगा, R2 मतलब रोटर रेजिस्टेंस इक्वल टू स्लिप इनटू X2 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ आप समझ गए। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये चीज़ समझिए। तो चूंकि अब क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ये पूछा जाएगा कि स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है स्लिप किस पर निर्भर करता है, तो स्लिप पर निर्भर करता है, बात सही है। और इनमें से कौन सा कंडीशन सही है स्टार्टिंग टॉर्क के लिए, क्या होगा स्टार्टिंग टॉर्क के लिए इनमें से कौन सा कंडीशन सही है। तो क्या लिखेंगे हम, टॉर्क जो होता है एंटी प्रोपोर्शनल टू स्लिप होता है, अर्थात टॉर्क का मान स्लिप के बढ़ने से कम होगा और स्लिप के घटने से बढ़ेगा, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस चीज पर निर्भर करता है, तो रोटर फ्लक्स पर निर्भर करता है, रोटर रेजिस्टेंस पर निर्भर करता है और रोटर के इम्पीडेंस पर निर्भर करता है।
या क्वेश्चन ये पूछ दे, अब शुरू में मैंने लिखा कि T प्रोपोर्शनल टू E2I2 और cos फाई, तो रोटर करंट पर निर्भर करता है या रोटर ईएमएफ पर निर्भर करता है और पावर फैक्टर पर निर्भर करता है। तो सारे चीज़ क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है और इस फार्मूला याद रहेगा तो आपको पता चल जाएगा किसके समानुपाती होगा, किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो स्लिप के व्युत्क्रमानुपाती होगा स्टार्टिंग में और इम्पीडेंस के व्युत्क्रमानुपाती होगा, बाकी चीज़ क्या होगा, समानुपाती होगा। इसी तरह सप्लाई वोल्टेज के अनुसार क्वेश्चन पूछ देता है आपसे। सप्लाई वोल्टेज वाला इंपॉर्टेंट है। क्या हमने देखा था स्टार्टिंग में सप्लाई वोल्टेज का, आपका टॉर्क प्रोपोर्शनल टू क्या था, V² था। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जब सप्लाई वोल्टेज 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो कितना बढ़ जाएगा टॉर्क, तो 16 गुना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह जब सप्लाई वोल्टेज 10 गुना घट रहेगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, 100% घट जाएगा, 100% टाइम। ठीक है, तो ये चीज़ आपसे पूछा जाएगा। दूसरा एक परसेंटेज में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे लिख लीजिए, अगर एक क्वेश्चन पूछते आपसे, ये तो हो गया गुना में, लेकिन जब पूछे कि सप्लाई वोल्टेज 10% बढ़ रही हो तब क्या होगा, 10% बढ़ रही हो तब क्या होगा। सप्लाई वोल्टेज हम कर रहे हैं ये प्रतिशत में अगर दे दे 10% बढ़ रही हो तो क्या होगा। तो इसमें स्टूडेंट्स टॉर्क आपका जो बढ़ेगा, आप फॉर्मूला लगा लीजिएगा 10 + 10 जो मैथ में लगाते हैं, प्लस माइनस 10 × 10/100। ठीक है, तो एक कट जाएगा, यहाँ बच गया 1 और यहाँ प्लस है, V² है बढ़ रहा है, तो 20 + 1 21%। ठीक है, अगर परसेंटेज पूछेगा तो आप जितना पूछ रहा है उसका प्लस प्लस इंटू बटे 100 फॉर्मूला से सॉल्व कर लेंगे। आगे हम क्वेश्चन देख लेंगे न्यूमेरिकल में इस चीज़ को। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में स्पीड कंट्रोल के समय क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें टॉर्क को समझाने का प्रयास किया गया। टॉर्क से संबंधित आप क्वेश्चन बनाइएगा, जो नहीं समझ में आएगा उसको बताइएगा, मैं दूसरा आपको कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा।